हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 1 के शिफ्ट 2 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन पेपर पीआरटी का है। पीआरटी के प्रश्नों को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके पहले शिफ्ट के प्रश्नों किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आप लोग को पैटर्न भी समझ आ जाएगा कि कैसे जो है बीपीएससी प्रश्न पूछता है। और इस वीडियो में हम जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। भू स्थिर उपग्रह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो पृथ्वी के तल से लगभग 35,800 किलोमीटर पर यह होता है, लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। एनसीईआरटी से प्रश्न उठाया गया है। ये एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 11 का प्रश्न है ये। और ये बीपीएससी टीआरई 1 में भी पूछा था, टीआरई 1 के शिफ्ट 1 में, और ये बीपीएससी टीआरई 2 में भी प्रश्न बना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैगनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, सभी को पता होगा। और इसे क्या कहा जाता है? इसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और सबसे अधिक कौन सा प्रकाश जो है विचलित होता है? तो सबसे अधिक बैगनी रंग, बैगनी रंग। और सबसे कम कौन सा विचलित होता है? तो लाल रंग जो है सबसे कम विचलित होता है। यही तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और बैगनी की जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। प्रकीर्णन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। ये भी आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 15 से प्रश्न उठाया गया है, ठीक है। दोस्तों, अगर आपने एनसीईआरटी वाली सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए, सारे प्रश्न एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। कह रहा है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एनसीईआरटी की बुक में दिया है कि मेघ गर्जन के समय छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए। यदि आसपास छोटे वृक्ष ना हो तो जमीन पर सिमट कर बैठ जाना चाहिए, ये भी दिया है। अगर छोटे वृक्ष ना हो तो जमीन पर सिमट कर बैठ जाना चाहिए। और क्या दिया है कि बिजली गिरने के दौरान नंगे पैर, बिजली गिरने के दौरान जो है नंगे पैर फर्श या जमीन पर कभी खड़े ना रहें, और टेलीफोन बिजली के पोल से दूर रहें, मोबाइल और छतरी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये सब जो है सही उपाय है, तो ध्यान रखिएगा मेघ गर्जन के समय, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा। यह भी प्रश्न जो है रिपीट हुआ है। पूछ रहा, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा तो क्या होती है? तो ऑप्शन सी, स्थिर रहती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखिएगा, जब वस्तु भूमि से टकराती है तो गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ठीक है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर रहती है। आगे बढ़ते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है। यह भी आपका एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 11 से उठाया गया प्रश्न है, ठीक है। पूछ रहा है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्निया को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोबालमिन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसका रासायनिक नाम पूरा होता है साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन जो है इसका पूरा नाम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करें थायमिन, थायमिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। नियासिन किसका है? तो विटामिन B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। और आप ध्यान रखिए, विटामिन B9 पूछा जाता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल।
फोलिक एसिड और किसे कहा जाता है, विटामिन B9 को कहा जाता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग, एनीमिया रोग। प्रैक्टिस सेट में सारा बता चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है, पूछ रहा है कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। ये भी आपका एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 2 से उठाया गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, उसमें दिया है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है, तो आपका हल्दी। हल्दी क्या है, ये संकेतक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी प्राकृतिक सूचक है। यह अम्ल में पीला होता है, अम्ल में क्या होगा, पीला होगा। और क्षार में कैसा रंग होगा, तो ये आपका लाल भूरा रंग होगा क्षार में। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और हमें लिटमस की बात करते हैं। लिटमस भी आपका क्या होता है, ये आपका अम्ल क्षार का सूचक होता है। लिटमस पेपर क्या करता है, देखिए अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है कौन, अम्ल। और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा और हम अम्ल क्षार सूचक की बात करते हैं तो आपका लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी भी ये अम्ल क्षार का सूचक होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, चाइना रोज, चाइना रोज भी ये आपका सूचक होता है अम्ल क्षार का। कभी ऑप्शन में ये भी दे दे, ध्यान रखिए आप लोग। आगे है, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उनमें पौधे पैदा नहीं होते तो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। यदि मृदा अति क्षारीय हो जाए, पूछ रहा है, तब उसमें पौधे उगाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए उसमें, उसकी गुणवत्ता सुधार, उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पूछा, यहाँ पे परम शून्य का मान कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, -559.4 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो डिग्री सेल्सियस में परम शून्य का मान कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। किसमें, ये आपका डिग्री सेल्सियस में परम शून्य ताप का मान। अगर हम केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन में कितना होता है, 0 केल्विन होता है। 0 केल्विन होता है परम शून्य ताप का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा सारे। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे। देखिए बहुत लोगों का प्रश्न ये गलत हुआ था, पूछ रहा प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। तो प्रकाश क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, सभी को पता होगा। लेकिन ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, तो आपका ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अनुदैर्ध्य की, तो ध्वनि कैसी तरंग है, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, आगे, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच क्या है, तो क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 से कम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलने से क्या बनता है, तो ये आपका अम्लीय लवण बनेगा। कौन सा लवण बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा। और अम्लीय लवण का क्या होता है, पीएच क्या होता है, तो 7 से कम होता है। देखिए पीएच का रेंज क्या होता है, अगर पीएच जो है 7 होता है तो क्या होता है, उदासीन। पीएच 7 हो तो उदासीन होता है, और पीएच 7 से ज्यादा हो तो क्या होता है, आपका क्षारीय होता है। क्षारीय होता है। और पीएच 7 से कम हो तो क्या होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय। यहाँ पे कह रहा है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलने से क्या बनेगा, तो अम्लीय लवण बनेगा। ठीक है, अम्लीय लवण बनेगा, यानी अम्लीय लवण का पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके 3 कंडीशन ध्यान रखिए। एक तो हो गया आपका प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार हो गया। दूसरा आपका अगर कहे प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, दोनों क्या हो, आपके प्रबल हो, स्ट्रांग हो, तो उसमें पूछा जाए तो क्या होता है, तो इस समय क्या बनेगा, तो ये आपका उदासीन विलयन पूछा गया प्रश्न है। बीपीएससी टीआरई 1 शिफ्ट 1 में पूछा गया था ये, शिफ्ट 1 का प्रश्न है ये। प्रबल अम्ल
और प्रबल क्षार, इसमें क्या होगा, उदासीन विलयन बनेगा ये। और इसका पीएच क्या होगा, तो इसका पीएच आपका क्या होगा, 7 होगा। अभी बताया था पीएच कितना, 7। तीसरी कंडीशन बनती है आपका दुर्बल, दुर्बल अम्ल, यहाँ पे क्या हो जाए, दुर्बल अम्ल कर दिया जाए और प्रबल क्षार हो जाए। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, तब क्या होगा, तो आपका ये क्षारी बनेगा, क्षारी विलयन बनेगा, ठीक है, क्षारी विलयन। तो इसमें आपका इसका पीएच क्या होगा, 7 से अधिक होगा, इसका पीएच 7 से अधिक पीएच होगा। तो तीनों कंडीशन ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। आगे है, कंप्यूटर से प्रश्न एक लिया गया था, 1 गीगाबाइट यानी जीबी बराबर होता है, 1 जीबी बराबर कितना होता है, तो 1 जीबी बराबर होता है आपका 1024 एमबी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 बाइट बराबर क्या होता है, 1 बाइट बराबर होता है आपका 8 बिट। ध्यान सुनिएगा, 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। और 1 केबी बराबर 1024 बाइट होता है। 1 केबी बराबर 1024 बाइट। फिर आपका एमबी आता है, केबी के बाद क्या आता है, एमबी। 1 एमबी बराबर कितना होता है, तो 1 एमबी बराबर 1024 क्या होता है आपका, केबी होगा। उसके बाद केबी के बाद क्या आता है, जीबी आता है। 1 जीबी बराबर क्या होता है, तो 1024 एमबी होता है, 1024 एमबी। फिर आपका जीबी के बाद क्या आएगा, आपका टीबी आएगा। जीबी के बाद आपका क्या आएगा, टीबी। तो 1 टीबी बराबर क्या होता है, 1024 जीबी होता है। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, 1 टीबी, 1 पीबी होता है। उसके बाद 1 पीबी बराबर कितना हो जाएगा, 1024 टीबी हो जाएगा, टीबी। तो उसको ध्यान रखिएगा, 1 बाइट बराबर कितना, 8 बाइट। फिर उसके बाद केबी आता है, 1 केबी बराबर 1024 बाइट होता है। फिर 1 एमबी आता है, 1 एमबी बराबर कितना हो जाएगा, 1024 केबी हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 जीबी होगा, 1 जीबी बराबर कितना होता है, 1024 एमबी होता है। और उसके बाद 1 टीबी, तो 1 टीबी बराबर आपका 1024 जीबी होता है। फिर उसके बाद पीबी आता है, तो 1 पीबी बराबर 1024 टीबी होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया। देखिए प्रश्न आ गया ना, अभी मैंने बताया था, वही प्रश्न है जो अभी अभी अम्ल और क्षार वाला बताया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्या हो गया आपका, NaOH, NaOH। ये क्या है, ये प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है, NaOH। और कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl मिलाया जाता है, HCl। और HCl क्या है, ये आपका प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है आपका क्या, HCl। कह रहा दोनों अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो आपका NaCl, NaCl यानी नमक का निर्माण होता है, नमक। और क्या बनता है, H2O बनता है यानी जल बनता है। देखिए अभी मैंने बताया था, जब आपका प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल मिलते हैं, दोनों प्रबल होते हैं, तो क्या होता है, उदासीन, जो विलयन बनता है क्या होता है, उदासीन विलयन होता है। और उदासीन विलयन का क्या होता है, पीएच क्या होता है, 7 होता है। यहाँ पे नमक, नमक सभी पता है, जो नमक होता है क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। ये पूछ रहा कौन सी अभिक्रिया के, और कौन सी अभिक्रिया है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से आप लगा सकते थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, तो ग्लूकोज का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो C6H12O6 इसका फार्मूला होता है। अगर हम बात करें कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। और कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम या राइबोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। पीयूष ग्रंथि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका कार्य क्या होता है, तो पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, बिल्कुल करेक्ट है ये। सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, ये भी आपका क्या सही है। शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है इसे, मास्टर ग्रंथि। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं।
पूछ रहा मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोन्स मेडुला सेरिबेलम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट 1 में भी यह प्रश्न बन चुका है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? ये आपका जो है करंट से रिलेटेड था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन के साथ मिलकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के कुल कितनी सीटें हैं? देखिए, ये आपका टीआरई 2 में भी बना है, टीआरई शिफ्ट में पूछा गया था कि जो संसद बना है उसके वास्तुकार कौन है, इसमें पूछ लिया है कि सीटें कितनी टोटल हैं। तो इसमें कितनी टोटल सीटें हैं? तो ऑप्शन बी 1272 सीटें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1272 में बात करें अगर 888 सीट किसकी है? लोकसभा की है। और 384 सीट किसकी है? तो राज्यसभा की सीट है। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। सांसद, इसके जो नया संसद भवन है इसके वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल। शिफ्ट 1 में पूछा गया था ये, बिमल पटेल इसके क्या थे? वास्तुकार हैं। अगर उद्घाटन की बात करें तो 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। और किस प्रोजेक्ट के तहत बना था ये? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत यह बना था। और पुरानी संसद भवन जो थी उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम संविधान सदन रखा गया। संविधान सदन रखा गया उसका नाम। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 6 महीने का करंट अफेयर आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे लॉन्च किया था। ऑप्शन सी। आगे, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित छत्री को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कैसे दिया है, यहाँ पे अमित दिया है, यहाँ पे सुमित दिया है, तो इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10%। कितना? 10%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 10% या 5 लाख का जुर्माना। ठीक है, 5 लाख का जुर्माना भी है इसमें। अगर हम बात करें, ये जो है शराबबंदी जो होती है, किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल आपका 47 डीपीएसपी में है, आर्टिकल 47 में इसका उल्लेख है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। शराबबंदी या नशीले पदार्थों का निषेध आपका आर्टिकल 47 में है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, कभी पूछ ले। आगे, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन ने बनाया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है? कृति राज सिंह जो है किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारोत्तोलन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिहार से ही है इसलिए पूछा गया है ये, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस गांव की है? तो बिहार की आपका पटना जिले के हसनपुर गांव की है, ये हसनपुर गांव की है। खेल किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिवान ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दूसरे स्थान की बात करें, दूसरा स्थान किसने? आपका पटना ने प्राप्त किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट से लगभग आपका 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिट जारी करता है। ऑप्शन बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो रिट होता है सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। और हाई कोर्ट जो है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 226 के तहत यह जारी करता है। और कितने प्रकार की रिट हैं? तो 5 प्रकार के। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? ये प्रश्न तो सभी का गलत हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर पूछा है? तो सबने पढ़ा है कि महानदी पर हीराकुंड बांध है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका घुमरा पदर बांध और दुधवा बांध भी आपका किस नदी पर है? तो महानदी पर है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, एक से अधिक होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध, दुधवा बांध और घुमरा पदर बांध। और एक बांध और ध्यान रखिएगा, टिकरपाड़ा बांध। टिकरपाड़ा बांध भी आपका ये महानदी पर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और हम महानदी की बात करते हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के सिहासा पहाड़ी से जो है इसका उद्गम होता है। सिहासा पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है ये। इसकी लंबाई कितनी है? तो 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अल-अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी, किस शहर में स्थित है? अल-अक्सा मस्जिद पूछ रहा है, सभी को पता होगा, चर्चा में था काफी, तो ऑप्शन बी, जेरूसलम, इजराइल में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? नाटो का सदस्य पूछ रहा कौन सा देश है? नाटो से जो आपका शिफ्ट 1 में भी बना था, शिफ्ट 2 में भी प्रश्न बना है, तो कौन सा देश है? तो बेल्जियम भी है, कनाडा भी है, डेनमार्क भी है। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब बात करते हैं नाटो की। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में आपका इसमें 31 सदस्य हैं। कितने? 31। और 31वां सदस्य पूछा जाए कौन है? तो आपका फिनलैंड। फिनलैंड जो है 31वां सदस्य है। ये मार्च 2023 में बना था, इसलिए पूछा गया प्रश्न, करंट से रिलेटेड था, इसलिए नाटो जो है काफी चर्चा में था। ठीक है। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और हम बात करें 2023 में इसका जो बैठक हुई थी, कहाँ पे हुई थी इसका सम्मेलन? तो लिथुआनिया के विनियस शहर में इसका क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था, लिथुआनिया में हुआ था। और 2024 में कहाँ पे होगा? तो अमेरिका में होगा। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथन दिया है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, तो ये आपका किसका मोटो था? तो G20 का था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। वसुधैव कुटुंबकम आपने सुना होगा, ऑप्शन बी। G20 कहाँ पे हुआ था? 2023 में नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ था, सभी को पता होगा। और हम बात करते हैं 2024 में, ये इंपॉर्टेंट है। 2024 में कहाँ पे होगा? तो ब्राजील में होगा। 24 में कहाँ पे? कहाँ पे? ब्राजील में। अगर पूछा जाए G20 में अब कितने सदस्य हो गए हैं? तो 21 सदस्य हो गए हैं। नया सदस्य कौन बना है? तो अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन जो है नया सदस्य बना है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, यही हम बात करें G7 की, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो G7 2023 कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। 2024 कहाँ पे होगा? इटली। ये जरूर ध्यान रखिएगा जो अब नेक्स्ट होने वाले हैं। G7 कहाँ पे होगा? 2024 में इटली में होगा। ब्रिक्स की बात करते हैं तो ये कहाँ पे होगा? 2024 में रूस में होगा। कहाँ पे? रूस में होगा। अब ब्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कितने सदस्य हो गए हैं? इसमें अब 10 सदस्य हो गए हैं। 10 सदस्य इसमें हो गए, इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वाड के बारे में पूछा है, देखते हैं। पहला है, क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। अगला है, इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए जो क्वाड देश हैं इनके बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो मालाबार सैन्य अभ्यास। मालाबार सैन्य अभ्यास जो है ये क्वाड देशों के बीच में होता है। ठीक है, बात करेगा 2023 की बैठक कहाँ पे हुई थी? तो हिरोशिमा जापान में इसकी 2023 में बैठक हुई थी। 2024 में कहाँ पे होगा? 2024 में ये भारत में होगा, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में भारत में होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? पूछ रहा कौटिल्य यानी चाणक्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला में।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य की बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, सभी को पता होगा। और लेकिन ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? तो 15 अधिकरण है। ये टीजीटी में पूछा गया है, 15 अधिकरण है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से क्या कौन सा कथन सही है? 1781 में जो आपका विद्रोह हुआ था बिहार में, इसमें पूछ रहा क्या सही है? पहला है, यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। बिल्कुल क्या है आपका? करेक्ट है। जमींदारों के द्वारा किया गया था और किसानों के द्वारा भी किया गया था, तो ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। ए बी दोनों सही है। तीसरा है, अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो ही मालूम हो तो आप डी लगा सकते हैं। अगर हम बात करें 1781 के विद्रोह की, 1781 के विद्रोह के अगर प्रमुख नेताओं की बात करें तो फतेह बहादुर शाही, नारायण सिंह, अकबर अली खान का नाम ध्यान रखिए और चेत सिंह का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। इन चारों का नाम ध्यान रखिए। ठीक, और किस अंग्रेज ने इसे दबाया था? बिहार से संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। और किस अंग्रेज ने दबाया था इसे? तो जॉन काफर्ड और कैप्टन पावेल ने इसे दबाया था। कैप्टन पावेल ने इसे दबाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है 49। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? शीत कटिबंध में पूछ रहा कौन सा आता है। थोड़ा छोटा कर दो तो सारे ऑप्शन आपको दिख जाए। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से इसको। पहला करा इसमें 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच में स्थित होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, दोनों गोलार्ध में 23.5 और 66.5 अक्षांशों के बीच स्थित होता है। ये आपका गलत है, ये क्या होता है? शीतोष्ण होता है। तीसरा है, दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए आपका ये पृथ्वी है, ये क्या हो गया आपका? 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया, यानी भूमध्य रेखा। उसके बाद यहाँ पे आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दोनों तरफ 23.5 डिग्री, इधर मकर रेखा हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपका क्या आता है? ये आपका 23.5 डिग्री हो गया। ये आपका क्या हो गया? उसके बाद आपका आता है वृत्त, यानी 66.5 डिग्री, दोनों तरफ आपका 66.5 डिग्री। इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका ये आपका ध्रुव हो गया, ये 66.5 डिग्री और ध्रुव, ये वाला एरिया, ये और नीचे भी ये वाला एरिया, ये क्या होता है आपका? शीत कटिबंध होता है। क्या होता है? शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध ही पूछा है। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ध्रुव ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया। पहला तो ये हो गया। दूसरा करा दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित है। ये आपका देखिए यहाँ पे दक्षिण ध्रुव हो गया, ये आपका 66.5 डिग्री हो गया, ये आपका क्या हो गया? शीत कटिबंध हो गया। तो ए और सी। और हम बात करें ये वाला एरिया जो होता है, ये वाला एरिया 23.5 डिग्री और 66.5 का जो बीच में है, ये क्या होता है आपका? शीतोष्ण होता है। शीतोष्ण यानी ये वाला 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच। अब फिर ये दोनों साइड ये वाला एरिया। अब इसके बाद आपका जो ये एरिया होता है बीच में, ये 23.5 जो दोनों तरफ, ये क्या होता है आपका? उष्ण कटिबंध होता है। तो तीनों कटिबंध आप ध्यान रखिए, उष्ण, शीतोष्ण, उसके बाद क्या होता है? शीत होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सतलुज और काली नदी के बारे में पूछा है। देखिए अगर हम बात करें नदियों के अकॉर्डिंग जो है हिमालय को कैसे बांटा गया है, आप देखिए इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला आपका है सिंधु नदी, यहाँ पे सिंधु नदी ध्यान रखिएगा। फिर सतलज नदी, उसके बाद काली नदी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका तीस्ता नदी और फिर दिहांग नदी। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग नदी, ये आपका कितनी नदी है? 5। सिंधु और सतलज के बीच हिमालय को क्या कहा जाता है? इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। क्या कहा था? पंजाब। और सतलज और काली के बीच क्या कहा था हिमालय को? इसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है, कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच हिमालय को क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता और दिहांग नेपाल को क्या कहा जाता है? और दिहांग हिमालय के बीच के स्थान को या आपका असम हिमालय। पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं, फिर नेपाल, फिर असम। नदी ध्यान रखिएगा, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता। तो इसमें क्या पूछा? सतलुज और काली। ये आपका सतलुज, ये आपका सतलुज है, ये आपका काली है। इसके बीच में कौन सा? कुमायूं हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमायूं हिमालय। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न रिपीट हुआ है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछ रहा कौन सा कथन सही है। पहला, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। बिल्कुल क्या है आपका? सही है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पूछ रहा है, सबसे बड़ा राज्य नहीं, कौन सा है? राजस्थान है, सभी को पता होगा। और ये उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है। और बात करते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन है क्षेत्रफल के अनुसार? तो गोवा है, गोवा है। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है? तो सिक्किम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। नहीं, कितना है? 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये तो पता ही होगा, ये भी पता होगा, तो इसलिए आप इसको, अगर आपको सिक्किम की जनसंख्या नहीं मालूम है तब भी आप लगा सकते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करते हैं, अगर पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, या तो क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या की बात करें तो 17.5% है। ठीक है, 17.5% पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत कितना होना चाहिए, यानी कितने प्रतिशत क्षेत्र पे जो है वन होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कितने परसेंट? 33। अगर पूछा जाए वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में आपका 24.62% है। होना कितना चाहिए? 33। वर्तमान में कितना है? 24.62 है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक वन जो है किस राज्य में है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है सर्वाधिक वन किसमें है? तो आपका मध्य प्रदेश में है। अगर यही प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछे तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग कौन सा है? मिजोरम है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल में आपका मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वन, और प्रतिशत में पूछे तो आपका मिजोरम में है। ठीक, और कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। यानी कि वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून में। देहरादून में आपका क्या है? वन अनुसंधान संस्थान। ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आपका 1972 में आया था। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपका बीपीएससी टीआरई 1 शिफ्ट 1 में भी बना था, शिफ्ट 2 में तो बना ही है, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा। हर एग्जाम में प्रश्न बना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये स्थानांतरित कृषि के बारे में पूछ रहा है, किस स्थानीय नाम? तो बेबर भी है, दहिया भी है, और छोटा कर देता हूँ, क्या दिया है? पोडू भी दिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सब जो है इसके नाम है स्थानीय नाम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं बेबर। बेबर कहाँ कहा जाता है? तो बेबर और दहिया, बेबर और दहिया कहाँ पे कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में कहा जाता है, मध्य प्रदेश में कहा जाता है। पोडू कहाँ कहा जाता है? देखिए, पोडू जो है आपका एनसीईआरटी में दिया है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश दिया है। बीपीएससी ने उड़ीसा को भी माना है, उड़ीसा भी ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में क्या कहा जाता है? पोडू कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। कोमान भी आपका उड़ीसा में कहा जाता है। कोमान कहाँ कहा जाता है? उड़ीसा में कहा जाता है। ठीक है, और कुमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, प्रश्न बनेगा। कुमारी कहाँ पे कहा जाता है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में क्या कहा जाता है? इसे कुमारी कहा जाता है। और हम बात करें कुरुआ, कुरुआ कहाँ कहा जाता है? तो आपका झारखंड में कहा जाता है। कुरुआ आपका झारखंड में कहा जाता है। खिल कहाँ कहा जाता है? तो आपका जो हिमालय क्षेत्र है वहां पे क्या कहा जाता है? इसे खिल कहा जाता है। ठीक है, और हम बात करें, अगर हम यहाँ पे अन्य देशों की बात करते हैं तो रोका, रोका कहाँ कहा जाता है? तो ब्राजील में कहा जाता है, ब्राजील में। लदांग पूछा गया प्रश्न है ये, लदांग, ये आपका पहले में ही पूछा था शिफ्ट 1 में। लदांग कहाँ कहा जाता है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया में, मलेशिया और इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? लदांग कहा जाता है। 1 नंबर फिक्स है आपका, अगर इसको आप ध्यान रख लेते हैं। रे कहाँ कहा जाता है? तो वियतनाम, वियतनाम कहाँ में क्या कहा जाता है? रे कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें मिल्पा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिल्पा कहाँ कहा जाता है? तो आपका मध्य अमेरिका, मैक्सिको में, मैक्सिको में या मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? इसे मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, चेना पूछा गया ये, चेना कहाँ कहा जाता है? तो ये आपका श्रीलंका में, चेना श्रीलंका में कहा जाता है। सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? ये आपका एनसीईआरटी क्लास 7, एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 8 से प्रश्न उठाया गया है। इसको मैं पढ़ाया हूं एनसीईआरटी वाली प्रैक्टिस सेट में। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया जाता है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है?
तो ये आपका ऑप्शन बी, उसे क्या कहा जाता है, मलोका कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमेजन बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग से चैप्टर भी है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का, ठीक है, एनसीईआरटी में है। आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, ठीक है, जो प्रैक्टिस मैंने करवाया उसको आप देख लीजिए, पक्का उसमें से आप प्रश्न फंसेंगे। अमेजन बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका शिफ्ट 1 में भी ये प्रश्न बना था कि अमेजन बेसिन में कौन सा देश आता है, तो कौन से देश आते हैं इसमें, वेनेजुएला, उसमें था वेनेजुएला, वेनेजुएला आता है। और कौन आता है इसमें, ब्राजील आता है, ब्राजील बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राजील आता है, पेरू आता है इसमें, और कौन आता है, कोलंबिया और सूरीनाम, इक्वाडोर, और ये सब जो है अब अमेजन नदी बेसिन में आते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अमेजन नदी की बात कर लेते हैं। अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, बड़ी नदी है, लंबी नहीं बड़ी। लंबी नदी की बात करते हैं तो कौन सी है, आपका नील नदी सबसे क्या है, लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं हम। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार करा, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार। देखिए दक्षिणापथ सामान्यतः किसे कहा जाता है, तो आपका जो विंध्याचल का क्षेत्र है, विंध्याचल, विंध्याचल के दक्षिणी इलाके को क्या कहा जाता है, उसे दक्षिणापथ कहा जाता है, विंध्याचल के दक्षिणी एरिया को। तो आपका इसमें दिया है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका राइट होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 3 से प्रश्न लिया गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक पूछा है, तो इसमें कौन सा है, पहला दिया दिल्ली रिज मालवा का पठार और बुंदेलखंड, दूसरा है आपका दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ी। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। देखिए इसमें क्या प्रश्न में कह रहा है कि अरब सागर यानी इस साइड का और बंगाल की खाड़ी के अपवाद जो नदियां बहती हैं तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है, तो आपका दिल्ली रेंज, उसके बाद यहाँ पे अरावली, फिर आपका ये सह्याद्री जो रेंज है ये आपका क्या करती है, अपवाद क्षेत्र को विभाजित करती है। जैसे अगर आप बात करें जो इस साइड नदियां जाती हैं ये आपका कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में, और जो पश्चिम की तरफ जो आपको बहती हैं ये कहाँ जाती है, तो आपका अरब सागर में जाती है। जो ये आपका इधर गिरती है नदियां किसका निर्माण करती हैं, तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो आपका अरब सागर में गिरती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का नाम पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, यानी जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ये ध्यान रखिए नर्मदा, इसमें नर्मदा सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा हो गया आपका, ताप्ती नदी हो गया, ठीक है, लूनी नदी हो गया, साबरमती हो गया, और इधर आपका पेरियार हो गया। ये सब जो है पश्चिम की ओर बहती हैं। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। और विभाजक के रूप में कौन कार्य करता है, तो ऑप्शन बी दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शीतकाल में उत्तर पश्चिम में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। इंपॉर्टेंट है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का पूछ रहा है, उत्पत्ति स्थल पढ़ाया हूं उसके बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। आगे है, जीटी ट्रिवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ये आपका क्लास एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 4 से प्रश्न उठाया गया है ज्योग्राफी के बुक का। इसमें है जीटी ट्रिवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र। एम प्रकार का जलवायु क्षेत्र आपके कहाँ पे, पश्चिमी घाट में होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछे अगर एडब्ल्यू प्रकार का, एडब्ल्यू प्रकार को, तो आपका ये जो आपका महाराष्ट्र का मराठावाड़ वाला क्षेत्र है, मराठावाड़ और मिजोरम का जो है कहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, एडब्ल्यू प्रकार की। नेक्स्ट आपका, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम। चावल की फसल का स्थानीय नाम दिया है, ये आपका एनसीईआरटी क्लास 10 से उठाया गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमन, साली और अगहनी। ये किसकी स्थानीय नाम है, तो चावल के स्थानीय नाम है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लास 9th और 11th का करवाया है एनसीईआरटी, अगर आप लोग कहेंगे तो क्लास 10th और 12th का भी करवा देंगे एनसीईआरटी। कमेंट करेंगे आप लोग तभी करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे भाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेश की विशेषता नहीं है। करा, मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहला दिया या गंगा और उसकी सहायक नदियों के
अपवाद क्षेत्र में स्थित है। इनका 2 या 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 से अधिक सेंटीमीटर की अधिक वर्षा होती है। ठीक है, देखिए इसे पूछा नहीं, मध्यवर्ती गंगे के मैदान की कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई यानी सभी है, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित था। अब हिस्ट्री के प्रश्न शुरू हो गए यहाँ से। इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित था, सभी को पता होगा, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट की पत्रिका न्यू इंडिया। और ध्यान रखिएगा कॉमनवेल भी इन्हीं की पत्रिका है। और इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पे किया था, तो अड्यार मद्रास में, ध्यान रखिएगा, होम रूल आंदोलन की स्थापना की थी अड्यार में। और हम बात करते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी एनी बेसेंट। पूछा गया प्रश्न है तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और इनकी पत्रिका आपका न्यू इंडिया कॉमनवेल, इनकी जो है पत्रिका है। ये हम बात करें महात्मा गांधी की पत्रिका की। महात्मा गांधी की पत्रिका कौन सी है, आपका यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये महात्मा गांधी की पत्रिकाएं हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। स्वदेश बांधव समिति का गठन पूछ रहा है किसने, तो ये आपका ऑप्शन ए अश्विनी कुमार दत्त ने किया था 1905 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। ये चंपारण नील आंदोलन हुआ कब था, 1917 में हुआ था, 1917 में। और महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे, तो नरहर पारिक थे और महादेव देसाई थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें और नाम ध्यान रखिए आप, जेबी कृपलानी का नाम भी ध्यान रखिएगा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम भी ध्यान रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हम बात करते हैं नरहर पारिक और महादेव, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पूछा जाता है किनके बुलावे पर गए गांधी जी यहाँ पे गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर ये गए थे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिन लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है ये। किस तिथि को अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है, 1942 के दौरान लिन लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ये कब दिया था, 11 अगस्त को दिया था, 11 अगस्त 1942 को दिया था। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस घटना को क्या कहा जाता है, इसे सचिवालय गोलीकांड कहा जाता है। और ये पूछा जाता है कि उस समय जो है पटना के जिलाधिकारी कौन थे, तो WC आर्चर थे, WC आर्चर थे। और इसमें जो है 7 छात्र जो है आपका क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बिहार से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार से रिलेटेड कम से कम देखिए, बिहार से ही सारा पूछ रहा है। चंपारण भी बिहार से रिलेटेड है, एक तरीके से आपका हो गया, चंपारण भी वहीं से रिलेटेड है। और ये जो स्वदेश बांधव समिति अभी हमने पढ़ा है वो भी आपका बंगाल से रिलेटेड था, वो सब जो इसलिए आपका बिहार इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बिहार से संबंधित जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी में कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं, 10 से 12 प्रश्न जो आपका बिहार से एग्जैक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप लोग बिहार संबंधित भी क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, तो ये किया गया था आपका ऑप्शन सी 1929 में। और ये आपका बीपीएससी टीआरई 2 आपका 6 to 8 जो हुआ था उसमें हिस्ट्री में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था अगर पूछा जाए बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन, तो आपका किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसका गठन किया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर पूछा जाए अखिल भारतीय, ये तो आपका बिहार का हो गया, प्रांतीय किसान सभा हो गया। और यही बाद में आगे चल के बनता है क्या, अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था आपका 1936 में, 1936 में इसका गठन हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसके पहले क्या थे, अध्यक्ष थे। और इसके पहले सचिव कौन थे, तो NG रंगा, NG रंगा क्या थे इसके पहले सचिव थे। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहजानंद की बात करते हैं, इनकी पत्रिका ध्यान रखिएगा, हुंकार, ये भी प्रश्न बना था, हुंकार इनकी भी पत्रिका है।
और इसके संबंध और कौन जुड़ा था इसमें, राहुल शंकरित्यान भी इसमें जुड़े थे। ठीक है, ये तो हो गया बिहार प्रांतीय किसान सभा और हो गया अखिल भारतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में। एक और है, आपका ध्यान रखिएगा, अवध किसान सभा। अवध किसान सभा के गठन कब हुआ था, 1920 में। किसने किया था, बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र ने। ये आपका क्या है, अवध किसान सभा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। करा कौन सा आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वहाबी आंदोलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 1920 से 1917 तक 70 तक जो है, सॉरी 1920 से नहीं 1820 से 1870 तक यह सक्रिय था। इसके प्रमुख नेता की बात करें तो सैयद अहमद बरेलवी थे। सैयद अहमद जो है बरेलवी जो है इसके क्या थे, प्रमुख नेता थे। हम बात करें यहाँ पे फराजी आंदोलन की, फराजी आंदोलन के जो है प्रमुख नेता तो शरीयतुल्लाह जो है इसके प्रमुख नेता थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। पागलपंथी विद्रोह की बात करते हैं तो इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो करम शाह तथा टीपू जो है इसके प्रमुख नेता थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ षड्यंत्र मामले में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 1929 में हुआ था। बात करते हैं, अगर ये तीनों अंग्रेज कौन कौन थे, अगर नाम पूछ ले कभी तो आपका फिलिप स्प्रेड, ध्यान सुनिएगा, फिलिप स्प्रेड जो है, और कौन थे, तो ब्रेन ब्रेडले और कौन था, लेस्टर हचिंसन। ये तीनों थे। और कौन था, 31 किसान। ये तीनों और 31 किसानों को साजिश के आरोप में हिरासत में लिया गया था। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र मामला यही था। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। पूना पैक्ट का उद्देश्य पूछा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन सी, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। पूना पैक्ट कब हुआ था, ये आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी टीआरई 2 में भी प्रश्न बना है, ये बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं आपके। 24 सितंबर 1932 को हुआ था ये आपका पूना पैक्ट। इसमें आपका दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए किया गया था। और अगर बात करें कितना किया गया था, सीट बढ़ाकर 71 से कर दिया गया था 147। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 71 से 147 सीट कर दिया गया था। ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और, तो ये आप लोग सभी पता होगा कि ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए जो है इस पैक्ट पे हस्ताक्षर किसने किया था, तो आपका मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पूछ रहा है। इसका पहला सम्मेलन हुआ था आपका ऑप्शन ए, पटना में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1934 में। 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष जो है इसके थे आचार्य नरेंद्र देव जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और हम बात करते हैं संस्थापक इसमें कौन कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव जो है इनके क्या थे, इसके संस्थापक थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। ये तो हो गया अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी। एक है आपका बिहार समाजवादी। देखिए बिहार, जैसे आपका अभी हमने पढ़ा था किसान सभा के बारे में, वैसे ये भी है बिहार समाजवादी पार्टी। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है किसने किया था, ये आपका 1931 में। 1931 में जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा काली किंकर दत्त। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। काली किंकर दत्त की बात करते हैं, इनकी अन्य रचना कौन सी है, बुक ध्यान रखिएगा, गांधी जी इन बिहार। गांधी जी इन बिहार किसकी रचना है, ये भी आपका इन्हीं की है। ठीक है, अगर बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद भी इन्हीं की रचना है। और एक है आपका रिफ्लेक्शन ऑन द म्यूटिनी, ये भी इन्हीं की पुस्तक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एम एन रॉय के बारे में बात करते हैं, इनकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, इंडिया इन ट्रांजिशन और आवर प्रॉब्लम, एम एन रॉय की पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सभी को पता होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व की एक झलक,
एन ऑटोबायोग्राफी, ये सब किसकी रचना है? तो आपका जवाहरलाल नेहरू की है। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो किसको हराकर बने थे? तो ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारामैया को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ कब था? ये आपका 1939 में हुआ था। 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। किसको हराकर अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस? पट्टाभी सीतारामैया। और इसी वजह से विवाद होने के कारण जो है ये इस्तीफा दे दिए थे सुभाष चंद्र बोस, जो है इसमें क्या त्यागपत्र दे दिए थे। और किसके बाद त्यागपत्र देने के बाद किसकी स्थापना किया था? तो 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में इस्तीफा देने के बाद किया था। और इसी अधिवेशन को क्या कहा था? त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पहले भी ये अध्यक्ष बने थे कांग्रेस की। कब? 1938 में। 1938 में जो आपका हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसकी भी अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1938 का भी, 1939 में भी ये बने थे, लेकिन त्यागपत्र दे दिए थे। और पूछा जाए कि जब ये त्यागपत्र दे दिए थे उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। अगला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बारे में पूछ रहा, क्या सत्य है? उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया। बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका, उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी। ये भी आपका करेक्ट है, 1924 में किया था। अगला है, उनका देहांत 1956 में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। पत्रिका इनकी मूक नायक है। एक और ध्यान रखिएगा, समता, समता और जनता भी इन्हीं की पत्रिका, समता और जनता भी, ठीक है। और इन्हें भारत रत्न पूछा जाए कब दिया गया था? तो 1990 में दिया गया था। सारे पॉइंट इनके बारे में ध्यान रखिएगा आप लोग। और प्रारूप समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष भी थे। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है। आंदोलन के नाम दिया है और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र दिए हैं, ठीक है। सिंपल प्रश्न है, नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन, नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन कौन सा था? तो ये आपका चंपारण जो था, ये आपका 1917 में। खेतिया सत्याग्रह आपका, ये अहमदाबाद, खेतिया सत्याग्रह, सॉरी, खेतिया पहले का हो जाएगा आपका दूसरा। खेतिया सत्याग्रह का हो जाएगा आपका खेड़ा, जो गुजरात में है। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह कब हुआ था? ये आपका अहमदाबाद, 1918 में। उसके बाद असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन, तो ये आपका क्या था? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड की वजह से ही आपका जो है 12 फरवरी 1922 को क्या हो गया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। और चौरी चौरा कांड हुआ कब था? ये तो आपका 4 फरवरी, कहीं कहीं आपको 5 भी मिलेगा, तो 4 फरवरी 1922 में हुआ था। कहाँ पे? गोरखपुर में हुआ था। और इसी की वजह से जो है असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है। भारत में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है, क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला दिया है, यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है, नहीं। यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी, यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, ये आपका करेक्ट है। विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में एक क्या आपका निहित है, आर्टिकल 19 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला भी मिलान करना है आपका। कुछ प्रांतों के संसाधनों की उपलब्धता दिया है और संबंधित प्रांतों के नाम दिए हैं, ठीक है। पहला इसमें दिया है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी। ये कहाँ पे है? झारखंड में। खनिज तो है लेकिन यहाँ पे आपका औद्योगिकरण की कमी है। दूसरा, जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना में कमी, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। दोनों सुमिलित है, और भी दिया है यहाँ पे, छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अलास, ये आपका दोनों क्या है? ये सुमिलित है। अलास, सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, बिल्कुल करेक्ट है। सौर तो है, वायु भी है, लेकिन यहाँ पे जल संसाधन की कमी है, ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। अलग, खनिज संसाधनों की कमी की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के माध्यमों में कमी, ये आपका क्या है? लद्दाख हो जाएगा। खनिज संसाधन है लेकिन यहाँ पे परिवहन की सुविधा नहीं है, तो आपका लद्दाख हो जाएगा। सभी सुमेलित है इसमें, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है? इसके बारे में पढ़ा चुका हूं, ये आपका एनसीईआरटी क्लास 10th का है। एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 2 का प्रश्न है, चैप्टर 2 का प्रश्न है, ये 10th से लिया गया है।
हिमालयन यू ये होता है, ठीक है। हिमालयन यू पूछ रहा है नमक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके छाल और पत्तियों का जो है उपयोग जो है कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, औषधि पौधा है ये। अगला प्रश्न है, समुद्र पार की भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा? तो आपका नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। किस भाग में है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? जो आपका ये कठोर जाति व्यवस्था का धीरे धीरे लोप हो रहा है, इसका मुख्य कारण पूछ रहा क्या है? संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, बिल्कुल आपका करेक्ट है। आर्टिकल 17 में दिया है आपका छुआछूत का अंत, आर्टिकल 17 में दिया है, तो संविधान में इसका उल्लेख किया, सही है। सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, बिल्कुल क्या करेक्ट है। साक्षरता एवं शिक्षा विकास, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाए। इन सब की वजह से जो है आपका जो जाति व्यवस्था है धीरे धीरे इसका लोप हो रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? पंचायती राज मंत्रालय पूछ रहा है किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो ये आपका 2004 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात करें पंचायती राज को अगर संवैधानिक दर्जा की बात करें तो कब दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था। और ये लागू कब हुआ था? ध्यान रखिए, अधिनियम आया था 1992 में, लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 में यह लागू हुआ था। इसी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस भाग में जोड़ा गया था? ये भाग 9 में। अनुसूची बात करें तो 11वीं अनुसूची, और इसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विश्वास करता है कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? कराए, इनमें से कौन सा विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है? तो ये कार्ल मार्क्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की बुक का नाम जरूर ध्यान रखिए आप लोग, दास कैपिटल। दास कैपिटल इनकी बुक है, पूछा जाता है तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये रूसो की पुस्तक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध कौन सा किया गया था? तो नर्मदा बचाओ किया गया था। ये किसके लिए किया गया था? तो जो आपका सरदार सरोवर बांध था उसके लिए किया गया था। और टिहरी बांध आंदोलन, ये टिहरी बांध के लिए किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा दोनों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर का नाम ध्यान रखिए, बाबा आमटे का भी नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टिहरी बांध जो है किस नदी पर है? ये भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य पूछ रहा है। पहला है देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, बिल्कुल करेक्ट है, ये मूल कर्तव्य है। पहला प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, बिल्कुल सही है। अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? यहाँ से हम पढ़ते हैं, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। अगर पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति का सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगर भाग पूछा जाए तो भाग 4A में जोड़ा गया था। आर्टिकल पूछा जाए तो 51A में ये जोड़ा गया था। और जब जोड़ा गया था तो कितने थे? तो 10 थे, ध्यान रखिए, जब जोड़ा गया था 10 थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 हैं। 11वां मूल कर्तव्य जो है कब जोड़ा गया था? तो आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, शिक्षा से संबंधित है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और कहां से लिया गया है? ये आपका रूस के संविधान से लिया गया, तो इतने पॉइंट इसमें भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यह क्या है, रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में कब मिलाया गया था? तो मिलाया गया था आपका 1801 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। ऑप्शन सी। आपका ये कब आया था? 2001 में। 2001 में। अगर पूछा जाए शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ प्रश्न है 2-3। श्रीलंका जो है कब स्वतंत्र हुआ? तो आपका 1948 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो ऑप्शन ए, वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों, इनके लिए है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से इन्वायरमेंट के प्रश्न शुरू हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट से आपका कम से कम 10 से 12 प्रश्न बनते हैं। 10 से 12 प्रश्न जो है इन्वायरमेंट से बनते हैं। आपका 10 से 15 प्रश्न जो है आपका साइंस से बनते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट प्रश्न क्या होते हैं, साइंस से भी रिलेटेड होते हैं, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये किसके द्वारा? ओडम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए, ओडम के द्वारा। नेक्स्ट है, SO2 प्रदूषण सूचित होता है। SO2 जो है प्रदूषण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी। सूचित होता है किसके वजह से? आपका लाइकेन द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और SO2 क्या है आपका? ये प्राथमिक प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक पूछा था, प्राथमिक द्वितीयक, तो आपका क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है। अब एक है SO3। SO3 ये आपका क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। SO2 आपका प्राथमिक है और SO3 क्या आपका? द्वितीयक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, अभी प्रश्न आएगा आगे। अला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ये पक्षी अभ्यारण्य की बात हो रही है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहाँ पे है ये? गोवा में है। गोवा में है। अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछता तो राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है और पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है। अगला है, IUCN मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्या जारी करता है? तो रेड डाटा बुक जारी करता है ये। आगे बढ़ते हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? पढ़ा चुका हूं इसके बारे में। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 10%। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसे ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम कहा जाता है। 10% का नियम कहा जाता है। और ये नियम किसने दिया है? तो आपका लिंडमैन ने दिया था। लिंडमैन ने यह दिया था। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये आपका क्या है, मान लेते हैं खाद्य श्रृंखला। यहाँ पे हम बात करते हैं उत्पादक। उत्पादक के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे 1000 किलो कैलोरी है, 1000 किलो कैलोरी की ऊर्जा है यहाँ पे। अब इसको जब उत्पादक को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को कितना जाएगा? 10% जाएगा, यानी कितना जाएगा? 100 जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं इसको द्वितीय उपभोक्ता खाता है, तो उसके पास कितना जाएगा? तो ये 100 का 10% जाएगा, तो यहाँ पे 10 जाएगा, 10 किलो कैलोरी। उसके बाद जब तृतीयक खाएगा इसको, तो इसके पास कितना जाएगा? तो 1 किलो। 10 का 10% 1, तो ये आपका यही आपका 10% का नियम है। ठीक है, और ये लिंडमैन ने दिया था। अगला प्रश्न है, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? श्वसन मूल पूछ रहा किसमें पाए जाते हैं? तो आपका जलोद्भिद में पाए जाते हैं और लवणोद्भिद में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? देखिए आगे प्रश्न, द्वितीयक प्रदूषक पूछा इसमें। तो पैन आपका क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। ओजोन भी आपका द्वितीयक प्रदूषक है। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात करते हैं और कौन कौन से हैं इसमें द्वितीयक में आते हैं। तो द्वितीयक में आप SO3 ध्यान रखिएगा, ये द्वितीयक में आता है। H2SO4 ये भी आपका द्वितीयक में आता है। और जो आपका SO2 है ये क्या है? आपका प्राथमिक है, प्राथमिक प्रदूषक है। ये प्राथमिक प्रदूषक है। प्राथमिक में और कौन से आते हैं? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है। और कौन आता है? तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सब किस में आते हैं? तो प्राथमिक में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया। देखिए वही प्रश्न है, 10% का नियम अभी बताया, तो लिंडमैन द्वारा दिया गया था। देखिए एक ही टॉपिक से 2 प्रश्न बन गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका कर्नाटक में भी पाए जाते हैं और केरल में भी पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जहां पर ताप अधिक होगा, जहां पर ताप अधिक होगा, जहां वर्षा अधिक होगी, वहां क्या कौन से वन पाए जाते हैं? तो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? तो रोजवुड हो गया, महोगनी, रबड़, आबनूस, बांस, ये सब जो है इसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मेथेन का मुख्य स्रोत। मेथेन का मुख्य स्रोत पूछा है, तो धान का खेत आपने सुना होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। धान का खेत हो गया आपका, दीमक का जो टीला है उससे भी आपका क्या होता है? मेथेन उत्पन्न होता है। बायोगैस में भी क्या होता है? आपका मेथेन होता है बायोगैस में। और ये जो जुगाली करते हैं पशु, उस पर भी आपका क्या होता है? मेथेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? किस परत का तापमान सबसे कम पूछा है। देखिए वायुमंडल की परत से प्रश्न बना है, पहले में भी बना था, दूसरे में भी बना है। तो ऑप्शन बी पूछा था सबसे ठंडा। ऑप्शन सी मध्यमंडल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए सबसे पहले कौन सा आता है? क्षोभ मंडल आता है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, वर्षा, कोहरा, ये सब तो क्षोभ मंडल में होती हैं। उसके बाद का, इसे इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। कभी कभी सिर्फ डायरेक्ट देता है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। तो क्षोभ मंडल। उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फियर आता है, यानी समताप मंडल। समताप मंडल ये आपका क्या होता है? वायुयान के लिए उपयोगी होता है। वायुयान यहाँ पे उड़ते हैं। और ओजोन परत भी इसमें पाई जाती है। ओजोन परत किसमें पाई जाती है? तो समताप मंडल में। उसके बाद आपका क्या आता है? मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल। ये आपका सबसे ठंडा मंडल है, सबसे ठंडा मंडल है। यहाँ पे उल्का वगैरह आके समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद आपका आता है आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तापमान किसमें सबसे कम है? तो मध्य मंडल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में अगर वृद्धि हो जाती है उसे जैव आवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ा भी चुका हूं प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। अगला ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाइकेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शिफ्ट 1 थोड़ा सा टफ था, शिफ्ट 2 थोड़ा सा सरल पेपर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? बता चुका हूं कई बार इसके बारे में। तो ऑप्शन बी, आर्द्रभूमि से जुड़ा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रामसर जो कन्वेंशन हुआ था, कब हुआ था? ये आपका 2 फरवरी 1971 में यह हुआ था। कहां पे हुआ था? ईरान में हुआ था। ईरान के रामसर नामक जगह पे हुआ था, इसलिए इसका नाम रामसर है, ठीक है। और ये आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए किया गया था। और 2 फरवरी को इसलिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और बात करें वर्तमान में कितने रामसर साइट है भारत में? तो 80 है। आप ध्यान रखिए, 75 थे, आपको 75 ध्यान होगा, लेकिन अभी फरवरी में 5 को और मिला, इसलिए कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बिहार की बात करें, बिहार में कौन सा है रामसर? तो कांवर झील। कांवर झील ये आपका बिहार का रामसर साइट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई रोग पूछ रहा है, किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इटाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैडमियम की वजह से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर पूछे पारा से कौन सा रोग होता है, तो पारा से आपका मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग होता है आपका पारा से। आर्सेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक कल ही बताया था मैंने। आर्सेनिक से क्या होता है? आपका ब्लैक फुट रोग जो है आपका आर्सेनिक की वजह से होता है। एक और आपका है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये किससे होता है? ये आपका नाइट्रेट, जल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये आपका टीआरई 1 में पूछा, लेकिन इसे ब्लू बेबी नहीं दिया था वहां पे। तो क्या दिया था वहां पे? आपका मेथेमोग्लोविनीमिया दिया था। ये दिया था वहां पे, कल हमने कराया था इसके बारे में। मेथेमोग्लोविनीमिया दिया था। और इसे क्या कहा था? इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इसी को कहा जाता है। देखिए कैसे प्रश्न बना है। तो किस वजह से होता है? ये नाइट्रेट की अधिकता की वजह से होता है। शिफ्ट 1 में भी ये प्रश्न बना था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानी यानी इन सीटू संरक्षण के अध्ययन शामिल नहीं है?
पूछ रहा इन सीटू में कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वनस्पति उद्यान। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप इसको समझ लीजिए, इन सीटू और एक्स सीटू दो होता है। इन सीटू हो गया आपका इन सीटू और एक्स सीटू होता है, दो होता है, इसको समझिएगा ध्यान से। इन सीटू में क्या होता है कि जब वनस्पति एवं जीव को उनके वास क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है, यानी जैसे जहां वो रहते हैं वहीं पे उनको संरक्षित कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे इन सीटू कहा जाता है। और एक्स सीटू क्या हो जाता है, यहाँ पर उनके वास क्षेत्र से उन्हें अलग कर दिया जाता है, यानी उन्हें दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे एक्स सीटू कहा जाता है। ठीक है। और ये जो आपका इन सीटू में कौन कौन आता है, तो आपका ये हो गया राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, ये सब किस में आते हैं, तो आपका इन सीटू में आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व जो होते हैं आपका इन सीटू में आता है। और ये एक्स सीटू में कौन आता है, तो आपका जैसे आपका चिड़ियाघर हो गया, चिड़ियाघर में जानवर लाते हैं रखते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स सीटू हो गया। वनस्पति उद्यान भी इसी का उदाहरण है। और हम बात करते हैं वृक्ष उद्यान, जीन बैंक भी इसी में आता है, एक्स सीटू में आता है। बीज बैंक भी इसी में आता है, ये सारे आपका एक्स सीटू में आते हैं, तो इसलिए उसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके आगे आपका जो है रीजनिंग के प्रश्न है, इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पे ले लीजिएगा। ठीक, ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।